आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, हमजा कलेक्शन, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। हायर सेकेंडरी के रिजल्ट्स के ऐलान के बाद से ही तालिब इल्मों में नाराजगी पाई जा रही है। रियासत के कई इलाकों में स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर के एहतजाज कर रहे। कल हटन रोड में सड़क जाम के बाद आज स्टूडेंट्स डीआई दफ्तर पहुंचे और डिप्यूटेशन सौंपा। कुछ देर बाद तालिब इल्मों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने सड़क जाम किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने नाराजगी का इजहार सहाफियों के सामने किया। सड़क जाम होने की वजह से राहगीरों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। पुलिस ने समझाने की कोशिश की और जाम को खुलवाया। एहतजाज के दौरान एक तालिबा की हालत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। मीडिया के सामने स्टूडेंट्स ने अपनी रुदात सुनाई। खराब हुआ, उसका जिंदगी बर्बाद हो गई। सुन लो मेरे बात, लड़के का मेरा दोस्त है, जिंदगी खराब हो जाएगा। ये भी नहीं दे देंगे तो खराब है। वीडियो में हम लगा तो ऐसी जिंदगी बर्बाद है। पूरा टीचर यार बोलेंगे, ये हमारा मामला है। हम टीचर है, हम स्कूल है।
बाबू पंखे में चलो बैठा पकड़ के लेके चलो थोड़ा हवा लगने दीजिए ना मेरा भीड़ छोड़ो बाबू साइड रहिए हवा लगने सरकार क्या कर रही है दिखाई नहीं दे रहा सरकार को ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ? सरकार को दिखाई नहीं दे रही है कुछ भी हुआ तो सरकार का ही है। सरकार रिस्पॉन्स लेगी हम लोग मेहनत है हम लोग फोन किया बड़ा ले लीजिए भैया हेलो फोन किया बड़ा ले लीजिए बाबू आप लीजिए पुलिस को लिखा हुआ है अभी थोड़ा ये जगह तो खाली करके हवा आने दो। अच्छे से एग्जाम दिए फिर भी हम लोग को फेल कर दिया गया और जो बच्चा अच्छे से लिखा नहीं है फिर भी उन लोग को पास कर दिया गया अच्छा नंबर से। ये नाइंसाफी है कि नहीं बोलिए तो? हेलो जी सर, इसलिए तुम्हें लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। एग्जाम में इतना जन को फेल कर दिया गया है, हम लोग पढ़ाई भी किए हैं फिर भी बोला गया कि एग्जाम का टेंशन मत लो, फिर भी हम लोग एग्जाम अच्छा से दिया ऑफलाइन लिए फिर भी हम लोग को फेल कर दिया। स्टूडेंट submit an application stating your problem to the district inspector of school secondary education. I will forward this application to the appropriate officer. Sir, yes, सब लोगों का बहुत लगेगा सर। आपने শুনো সরকারি কাজ রয়েছে এরকম করলে কিন্তু হবে অনেক কাজ রয়েছে কোর্টের কাজ রয়েছে আর অনেক কাজ রয়েছে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। इसीलिए बोला तो, लेकिन हम लोग का जो रास्ता है वो बता दिया, तुम लोग लड़का जैसा है, तुम लोग खराब होगा ही चाहेगा हम लोग। अगर हम लोग का हाथ में कुछ रहता तो कर दिया जाए। सर हम लोग हो रहा है हम लोग के पास ये हर किसी को कोई मतलब नहीं है सर का कोर्ट का काम है। गए सुबह से शाम लग गया हम लोग का, डीएम ऑफिस गए वहां से यहाँ भेजा, डीआई ऑफिस भेजा, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा। हम लोग लिखित तौर पे मांग रहे, बोले एप्लीकेशन दे रहे, हम लोग को ऐसा कब तक घुमाया जाएगा, ये सरकारी काम इसमें लेट हो सकता है और ये 20 तारीख से अगर पहले नहीं हुआ तो फिर सबका यहाँ पे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये हर एक स्कूल में हो रहा है, हाजी कदम, रहमानिया, कॉलेजिएट, सेंट जोसेफ स्कूल, संत मेरी, गुरुद्वारा, सुभाष पल्ली, आसनसोल के हर एक स्कूल में हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऑनलाइन पढ़ाई करके हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम लिया गया फिर भी हर एक स्टूडेंट एग्री था, फिर भी हम लोग को अनसक्सेसफुल, बाकी सब ने 70 से 80 नंबर लिखा है और सबका एक ही सब्जेक्ट में क्यों फेल है? आखिर इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में फेल है, उर्दू मीडियम का भी इंग्लिश में फेल है और हिंदी मीडियम सबका हिंदी में फेल है और बाकी सबका 300 नंबर आया, किसी का 350 नंबर आया है। ये क्यों हो रहा है? ये युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये हम बात ममता बनर्जी तक पहुंचाना चाहते हैं।
हमारे सीएम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब की आवाज है। यहाँ इतने स्टूडेंट आए, हर एक स्कूल से 300 फेल हो रहा है, कोई स्कूल से 150 हो रहा है। ये क्यों हो रहा है किसी को नहीं मालूम। हम लोग जवाब मांग रहे हैं, स्कूल में जाके जवाब मांग रहे हैं तो बोला जा रहा है डीएम ऑफिस जाओ। डीएम ऑफिस जा रहे हैं तो बोला ये बिल्डिंग जाओ, बगल वाले बिल्डिंग में जाओ, एडीएम के पास जाओ। वहां से बोला गया कल हम लोग 5:30 बजे 8 बजे से जो बच्चे घर से निकले थे भूखे प्यासे, वो 5:30 बजे घर गए और आज भी सब 8 बजे से हो गया। अभी कितना टाइम हुआ, 1 बजता होगा शायद। यहाँ आए हैं, वहाँ डीआई ऑफिस आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग से कुछ नहीं होगा तो तुम लोग एप्लीकेशन दो। ये तो कब तक होगा हम लोग के साथ? ये तो अन्याय है, इंसाफ चाहिए। और बोल रहे हर एक बोल रहे रीचेक। अगर पहला बार हम लोग को भरोसा नहीं है कि इतना नंबर 2 नंबर आ सकता है, जो 80 नंबर लिखा उसका 2 नंबर कैसे आ रहा है पहला बार में? और दूसरा बार अगर रीचेक कराएंगे तो वो तो और मतलब कि इतना अच्छा चेक करेगा कि और 1 नंबर कर देगा 2 नंबर को। इसलिए हम रीचेक नहीं कराएंगे, अच्छे नंबर से पास करना है और सबको कॉलेज में जाना है। बस यही यार, हर एक स्टूडेंट का यही है कि हम लोग को सब 70-80 कोई यहाँ फेलियर नहीं है। हर एक अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो 70% है, किसी का 10 में 80% है, वो भी हर एक सेंटर पर आ रहा सबका, तभी इतना अच्छा आया है। और 12 का जब सेंटअप हुआ था, 12 का जो सेंटअप हुआ था उसमें सब फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, सिर्फ वही फेल हो रहा है जो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाम भर के पेपर दिया, उसका 80 नंबर, एक सब्जेक्ट में 80 नंबर आया, किसी का 70 नंबर आया है, उसका 350-400 आया। जो अच्छा लिखा उल्टा क्यों हो रहा है इस बार? हम लोग गुजारिश भी कर रहे हैं तो हम लोग कोई बात भी नहीं सुन रहा। ये कब तक होगा? ये तो सबके साथ नाइंसाफी हो रहा है। डीआई ऑफिस क्या बोला? डीआई ऑफिस कुछ नहीं बोल रहे कि तुम लोग एप्लीकेशन दो, तब कोई सोल्यूशन किसी के पास है ही नहीं तो हम लोग किसके पास जाएंगे? या जितने स्टूडेंट है किसके पर भरोसा कर सकते हैं बताइए? यही यहाँ हम लोग कोई बाहर के तो है नहीं, सब तो आसनसोल के। ये केस तो पूरे मसला तो पूरे बंगाल के स्कूल में चल रहा है, दुर्गापुर में हुआ, रानीगंज में हुआ, बनपुर में हो रहा है, आसनसोल में हो रहा है। कोई बात क्यों नहीं सुना स्टूडेंट का? स्टूडेंट का कोई गलती है? ऑनलाइन पढ़ाई करके ऑफलाइन एग्जाम भी एग्री हुए स्टूडेंट लोग, फिर भी फेल अनसक्सेसफुल। ये मेरा नाम फैकल्टी संगठन आसनसोल के स्टूडेंट्स है। और सर अगले बार क्या हुआ है कि जो जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दिया वो लोग से पास हुए। अब पास इसलिए हुए कि लॉकडाउन का टाइम था। एक्चुअली ये भी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिला, ऑनलाइन क्लास मतलब बिना गुरु ज्ञान नहीं, ठीक है। फिर भी हम लोग पढ़ाई किए, अपना ट्यूशन में पढ़े, अच्छा स्ट्रगल करने के बाद भी सर जो लड़का 2 का स्क्वायर नहीं बोल पाता है, मेरे साथ एग्जाम में हॉल में एग्जाम देते हुए सर दिन भर सूत रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो सर 275 लेकर के आ जा रहा। और जब सर क्या है कि सब 71, 72 या 52, 50 क्रॉस सब हर चीज में है, लेकिन सर इंग्लिश में सिर्फ 24, 21 ये 2 मार्क्स डी आ जा रहा। सर मतलब क्या है, चल के आ रहा है? हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर बोलता है कि जाओ डीएम ऑफिस जा रहे तो बोलता है कि जाओ वो ऑफिस। अब यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि जाओ तुम लोग काउंसिल के पास, एजुकेशन काउंसिल। अभी स्टूडेंट यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। मेरी के स्टूडेंट हैं, मेरा नाम सोनी शर्मा है। हम लॉकडाउन में पढ़े, 11th क्लास में ऑनलाइन क्लास हुआ, 12th में बिल्कुल ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ। हम लोग को सिर्फ ग्रुप में सिर्फ पेपर भेजा जाता था फोटो क्लिक करके कि इसको देख के पढ़ना, ये देख के पढ़े हैं। टीचर का कहने के बाद ही हम लोग एग्जाम दिए, उसके बावजूद हम लोग इतना मेहनत से एग्जाम में लिखे हैं, उतना दूर से पढ़ने आते थे, फीस दिए, फालतू का दिए, टाइम वेस्ट करने के लिए अपना। इतना सारा स्टूडेंट फालतू में उतना देर एग्जाम लिखा है, ऊपर से जो पीछे बैठ के जो हम लोग का देख के लिखा है, जो सिर्फ 16 पेपर रहता था उसमें 2 पेपर ही फ्लिप गया, वो पास हो जा रहा है 310 नंबर लाके, और हम जैसे स्टूडेंट फेल कैसे हो जा रहे हैं? डीआई क्या बोला गया? डीआई बोले हम लोग के पास सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग काउंसलर के पास जाइए। सर तो बस कौन हो सकता है सर कि काउंसिल के पास जाइए। एक बार का एग्जाम दिए सर तो उन्हीं के लिए उनका भी इंग्लिश ही में फेल हुआ। आसनसोल का एजुकेशन डिपार्टमेंट ये वाला है, तो पहले हमको आसनसोल का स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो पहले यहाँ आएगा ना सर, या डायरेक्ट काउंसिल जाएगा। मान लीजिए हम डायरेक्ट काउंसिल भी जाते हैं तो वहाँ भी बोला जाए कि आप आसनसोल डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए थे, तो हम वहाँ जाकर क्या बोलेंगे सर कि हाँ गए थे वहाँ कुछ नहीं, तो वो भी तो बोलेगा पहले वहाँ बात कीजिए। जब यहाँ से हमको कुछ मिलेगा तब ना हम काउंसिल तक पहुँचेंगे सर, ये कोई बात हुआ? जब यहाँ से हमको कुछ मिले ही गए नहीं, हम काउंसिल जाकर क्या करेंगे? वहाँ भी वही बात बोलेगा कि आप आसनसोल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से आप बात किए, तो हम बोलेंगे नहीं सर वहाँ गए हमको कुछ नहीं मिला। तो यही बात बोलेगा जब वहाँ आपको कुछ नहीं मिला तो आप यहाँ डायरेक्ट क्यों आए? पहले आप वहाँ ना बात कीजिएगा। ओके, मैं कैंसर पेशेंट हो के मैं कैंसर पेशेंट हो के मैं इतना दूर अपना पढ़ाई करके 10th में मैंने इतना अच्छा डिवीजन से पास किया था, और 12th में आके मेरे को इंग्लिश में फेल कर दिया गया है।
अब वो भी मेरा सब सब्जेक्ट अच्छा है, मेरे को 12th में इंग्लिश में फेल कर दिया गया। अब अभी मेरे को बताइए, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड में है। हम अपना स्टडी इसी वजह से कंप्लीट कर रहे हैं कि मेरे को कुछ अभी मेरा इतना बड़ा बीमारी हुआ है, तो हमको अपना पढ़ाई आगे लेके जाना, और ऐसे हम लोग के साथ किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को पास करवाइए इंग्लिश में। हम लोग यहाँ पे है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग कोलकाता जाइए। तो हम लोग आसनसोल का स्टूडेंट होकर कोलकाता क्या करने जाएंगे? अगर कोई स्टूडेंट यही अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी, मैट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन, मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। नामूसे रिसालत अवाम अहले सुन्नत के बैनर तले कल शाम रहमत नगर मस्जिद के करीब गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रहमत नगर मस्जिद के इमाम मौलाना कारी इकराम, मौलाना मुबीन अहमद, मौलाना ईसा मिसबाही, मौलाना सिराज, मास्टर रियाज खान, दानिश अजीज खास तौर से मौजूद थे। तंजीम की जानिब से मोहम्मद प्यारे और जाहिद इकबाल पेश थे। तो तुम्हारा मैदान क्या है? करबला के मैदान में जब हम लोग नहीं डरे, हम लोगों ने जामे शहादत
गलत नोट फरमाया तो ये क्या है? तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे उलमाए कराम बस अब कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं और ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। एक यहूदी ने बदकलामी की है, उसके खिलाफ कहना है। 2014 से जब से ये अंग्रेजों की दलाल की पार्टी आई है तब से हमारे देश का माहौल खराब हो गया है। वरना इससे पहले हम एक साथ थे और आगे भी रहेंगे। हमें उनको उनकी मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। उनका मकसद यही है कि हम लोग आपस में बैठ के और उनकी सरकार चलती रहे। सबसे पहली गलती हम लोग की हुई बर्दाश्त करने की। 2014 में जब अशफाक साहब के उनको कतलनामा उनको कत्ल किया गया एक मामूली सी बात को लेके, हम खामोश रहे। चलो यूपी का मामला नहीं, वही हमारी भूल थी। उन्होंने पहले वो उसको ट्रायल किया कि देखते हैं क्या होता है। इस तरह से तबरेज अंसारी को किया और लव जिहाद के नाम पे बेकसूरों का खून बहाया। हमारा कानून, भारत का कानून कहता है हम इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? ये कानून को नहीं मानते और ये नई नई तंजीम बनाते हैं। इनकी तंजीम पर तो कोई उंगली नहीं उठाता। हम एक तंजीम बना ले तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उस पर दायरे रखती है। हमारे जुलूसों पे गोलियां चलती है और ये खुलेआम बंदूक लहराते हैं, लेकिन इनको कोई करने वाला नहीं। हमारे आम देश के आम नागरिक ऐसा नहीं है। ये मुट्ठी भर माओवादी लोग, मनुवादी लोग, बरामदवाद लोग जो चाहते हैं गुलाम बनाना, हम उनको मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। आज वहां लोग मारे गए। ऐ रहबरे मुल्क को कौम जरा, ऐ रहबरे मुल्क को कौम जरा। मोदी जी, अमित शाह जी और जितने भी हैं ये लोग, ऐ रहबरे मुल्क को कौम जरा, ऐ रहबरे मुल्क को कौम जरा। आंखें तो उठा, नजरें तो मिला। ऐ रहबरे मुल्क को कौम जरा, आंखें उठा, नजरें तो मिला। आंखें तो उठा, नजरें तो मिला। कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा? ये किसका लहू है, कौन मरा? इस धरती की छाती की बेचैन शरारे पूछते हैं। इस धरती की, जिस धरती ने सबका खून पिया है, इस धरती की छाती की बेचैन शरारे पूछते हैं। और तुम लोग जिसे बर्दाश्त न कर सके वो खून के धारे पूछते हैं। तुम लोग जिसे बर्दाश्त न कर सके वो खून के धारे पूछते हैं। और सड़कों की जबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं ये किसका लहू है, कौन मरा? ए रहबरे मुल्क को कौम जरा, आंखें उठा, नजरें तो मिला। लिहाजा मैं हर एक हिंदुस्तानी से कह रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हर एक हिंदुस्तानी से कह रहा हूं, इन बदमाशों को समझो, इनके मकसद को समझो, इनके नाजायज ख्यालात को समझो, इनके नाजायज अफकार को समझो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं और सबके सामने कह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तानियों को जागने की जरूरत है। और ये नारा लगाने की मैं अपील करता हूं कि भारत के हर हिंदुस्तानी जागो, भारत के हर हिंदुस्तानी जागो, भारत के मजदूर जागो, भारत के किसान जागो और भारत के अफसरान जागो, भारत के पुलिस के अमला जागो, भारत के नारी जागो, भारत के सियासतदान जागो, भारत के दानिशवरान जागो और भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मजाहिब वालों जागो, उठो। ये सोने का वक्त नहीं है, उठो, ये खोने का वक्त नहीं है। जागो, वतन खतरे में है, जागो, वतन खतरे में है, जागो, हमारा संविधान खतरे में है, जागो, वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत समझे, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत समझे। और मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे अपने जवानों से मैं गुजारिश करता हूं, खबरदार कोई अभद्र टिप्पणी न करे किसी भी यानी धर्म वालों की शान में। और दूसरी बात यह है कि मेरे नबी ने हमको मुहज्जब बनाया, हम गैर मुहज्जब नहीं हैं। पत्थर न उठाएं इसलिए कि मेरा पत्थर नुपुर शर्मा तक नहीं पहुंचा, अगर वो रहती तो जरूर मारो। है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए,
जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। साहबे कराम ने हुजूर की इज्जत पर किस तरह से पहरा दिया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वक्त आया कि देखें इनका दरबार कैसा है। देखने के बाद अपनी जगह जाकर के कहता है आप मुकाबला मोहम्मद अरबी के गुलामों से नहीं कर सकते, आप रसूलुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहा वजह क्या है? कहा देखा मैंने कि जब वो थूकते हैं तो साहबा हाथ में लेकर के मल लेते हैं चेहरे पर, जब वजू करते हैं तो वजू का गौसाला जमीन पे गिरने नहीं देते, उसे चुल्लू में लेकर के पी लेते हैं। जो नबी के जिस्म से पानी टपके वो जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, तो ये गुलाम कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे जो अपने नबी को कोई खतरा महसूस करने देंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करके मदीने शरीफ आते हैं और गारे सौर जो लोग हाजी गए हैं, मैं भी गारे सौर के करीब गया। इतनी ऊंची पहाड़ी की हिम्मत नहीं होती है कोई चढ़ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 51 साल है, मुस्तफ़ा की उम्र 53 साल है। हिजरत कर रहे हैं और जब पहुंचे हैं गारे सौर पर चल रहे हैं तो आपने फरमाया सवारी का मैं इंतजाम करूं। हुजूर मुस्कुराते हैं, यहाँ कहाँ सवारी का इंतजाम होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यह सिद्दीक अकबर का ये कांधा है, हुजूर इस पर आप जलवा फरमा। आपने अपने नबी को कांधे पे लेकर के, आप भी थके हुए हैं, आपने भी पैदल चले हैं, आपने भी हिजरत की है, 51 साल उम्र है, अपने नबी को कांधा पे लेके गारे सौर पर चढ़ते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तमाम सहाबा किराम ने यह साबित कर दिया अपने अमल से कि हम जान तो दे सकते हैं, हुजूर के जिस्म पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वागतम 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 अजय जी स्वागतम 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 अजय जी स्वागतम 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अजय जी स्वागतम 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 बीजेपी। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, लाल उपाध्याय अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब मैं माननीय अजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ लेके मंत्री को। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप ही किसानों से लेकर, जवानों से लेकर, युवाओं से लेकर, माताओं बहनों से लेकर, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर शिक्षा की नीति, कृषि की नीति, रक्षा की नीति, कौन सी नीति ऐसी है कि जो आज हम कारगर नहीं हो और सफल न हुए। और कहा कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को उठाऊंगा। जब मेरे देश की 130 जनता बराबर उठेगी ऊपर को, तब कहेंगे हम असली आजादी मिली और हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात कही मोदी जी ने, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। पहले से पाकिस्तान बगल से हमारा देश है, आप सब जानते हैं, अंदर तक घुस आता था। अगर कहीं उसने हमारे जवानों पर गोली चलाई, जम्मू कश्मीर या जो इलाके हैं वहां पर हमारे नागरिकों पर गोली चलाई, अंदर तक हमारे लोग मरे, तो जब सरकारें इनकी थी जो आज जिनकी हालत आप जानते हो, जीत ही नहीं पा रहे हैं, तो ये वहां से जवान परमिशन मांगते थे या कमांडेंट जो भी है वो परमिशन मांगते थे कि साहब इतने लोग मार के गोलीबारी चला रहे हैं, क्या करें। फिर यहाँ से उत्तर जाता था नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, शांत रहो, मानवाधिकार आयोग भी परेशान करेगा, हमारे संबंध खराब होंगे, हमारे सैनिकों को मारे
हमारी जनता को मारे, हमारी माता बहनों को मारे, हमारे बच्चों को मारे, उनका उत्तर हमें नहीं देना है। डर के मारे संबंध खराब होंगे, मानवाधिकार आयोग हमारे पीछे पड़ेगा। ये स्थिति थी उस समय के प्रधानमंत्रियों की और सरकारों की। कांग्रेस की सरकार के बोलने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मित्रों, मेरी माताओं बहनों, जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने कहा देश की सुरक्षा करना पहला हमारा कर्तव्य है। हम शांति दूत हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं हमारे पड़ोसी राज्य द्वारा, जो हमारे अंदर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को, हमारे बच्चों को उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, हमारे नागरिकों को, हमारे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मार रहे हैं, हमारे जवानों पर खुलेआम गोली बारूद चला रही है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तत्काल जवाब दो जवानों, जो जैसे जवाब चाहते हो जवाब दो। और उसके बाद आपने देखा जो हमारे सोए हुए जवानों को मारा। मैं केरल में था उस दिन, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही थी। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा काम नहीं किया है, जो हमारे जवानों के ऊपर गोली उठाई है, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम भी सोचे कि अब क्या होगा, वो तो मार गए, लेकिन जब हिम्मत होती है, ईमानदारी होती है, राष्ट्र के प्रति त्याग होता है, लगाव होता अपने देश के बच्चे बच्चे से, अपने जवानों से, ये सब मेरे हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, वो मेरा है। जब ये विचार होता किसी में, राष्ट्र की भावना कूट कूट के भरी होती है, तो फिर वो नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस के पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। হিন্দু শাস্ত্র মতে এবং পৌরাণিক মতে জগন্নাথ দেবের সানযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও ইস্কন মন্দিরে জগন্নাথের সানযাত্রা হচ্ছে। সেখানে প্রচুর ভিড় সমাগমের মধ্যেখানে সেই সানযাত্রা শুরু হয়েছে সকাল থেকে। ইস্কনের ভক্তরা, আসানসোলের যারা ধর্মীয় ভাবাপন্ন সম্পন্ন মানুষ, তারাও ওখানে হাজির হয়েছেন। অনেক মহিলারাও ছিলেন, আমিও ছিলাম সেখানে তার সঙ্গে। জগন্নাথ দেবকে স্নান করানোর পরে যে পবিত্র মন নিয়ে এখানে বসে আছি, আজকের দিনটা খুব ভালো কেটেছে এবং আমি ওনার কাছে প্রার্থনা করে এলাম যেন আমার আসানসোলবাসী সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকে এবং যেন আগামী দিন যেন ভালোভাবে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ পেরিয়ে যেতে পারে। এই যাত্রাটা শুধু আজকে না কদিন চলে? না, এই যাত্রাটা আজ থেকে সানযাত্রা চলে, নিয়ে রথ পর্যন্ত এই উৎসবটা পালন হয়। তো এটা পুরীতেও আমাদের যে আছে একটি ধাম, সেই ধামে এটা আজকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং সারা ভারতবর্ষে যেখানে জগন্নাথের মন্দির আছে সেখানে এই সানযাত্রা অনুষ্ঠান। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।